नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका जीवी यथार्थ एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज संविधान में अपन जो चीज़ें पढ़ रहे थे उसमें थोड़ा सा अलग एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की है, जिससे आपका समय है वो बचेगा और साथ में आपको कोई भी चीज़ है वो थोड़ी सी ढंग से समझ में आएगी। ठीक है, अगर ये चीज़ ठीक रही तो इसके बाद में अपन इसी फॉर्मेट में पढ़ेंगे, जहाँ समझाने वाली जो चीज़ होगी उसको समझेंगे जो भी। तो देखते हैं कैसा क्या रहेगा अपना आज का ये। आज का अपना टॉपिक है नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से 51 में। भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51। ठीक है, और इनका अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो शाब्दिक अर्थ ये है कि ये संविधान बनाने वालों ने राज्य और सरकारों के लिए कुछ सुझाव दिए, सरकारों को, राज्यों को कुछ परामर्श दिए ताकि वो ढंग से शासन कर सकें और एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना है वो की जा सके। ठीक है, तो ये क्या है, खाली एक परामर्श है। ठीक है, अच्छा, अगर इनका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य पूछा जाए तो सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। ठीक, नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है, सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। जबकि मौलिक अधिकारों का उद्देश्य अगर पूछें तो मौलिक अधिकारों का उद्देश्य है राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना। ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है, सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा इनकी प्रकृति कैसी है, ये गैर न्यायिक है। ये क्या है, गैर न्यायिक हैं, मतलब इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। न्यायालय है इनको लागू नहीं करवा सकता, राज्य और सरकार है वो चाहें तो ही इनको लागू करेंगे, अन्यथा लागू नहीं करवाए जा सकते। और कोई भी नागरिक है इसके लिए न्यायपालिका में नहीं जा सकता, भाई साहब हमारे राज्य में हमारी सरकार है इनको लागू नहीं कर रही है, इसलिए कैसे हैं ये गैर न्यायिक है। ठीक है, एक बार दोबारा देखो, नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में है और इन्हें संविधान बनाने वालों ने राज्य और सरकारों को जो परामर्श दिए उनको नीति निर्देशक तत्वों का नाम दिया गया है। इनका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना है और ये कैसे हैं, ये गैर न्यायिक हैं, अर्थात न्यायपालिका इनको लागू करने के लिए राज्यों को बाध्य नहीं कर सकती। ठीक है, फिर इसके बाद में देखना, नीति निर्देशक तत्वों का संबंध राज्य और सरकारों से है, नागरिकों से नहीं। यानी इनका संबंध किनसे है, राज्य और सरकारों से, नागरिकों से इनका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इनकी प्रकृति सामूहिक एवं सकारात्मक है। मूल कर्तव्यों की जो प्रकृति है वो कैसी थी, मूल अधिकारों की प्रकृति, मूल अधिकारों की प्रकृति है वो कैसी थी, उनकी प्रकृति थी व्यक्तिगत और नकारात्मक, हालांकि कुछ की सकारात्मक भी थी। यहाँ पर इनकी प्रकृति कैसी है, सामूहिक, यानी ये सबके लिए हैं, और सकारात्मक यानी ये राज्य को कोई काम करने से रोक नहीं रहे, ये उन्हें उल्टा और ज़्यादा करने के लिए प्रेरित करते हैं। जबकि मूल अधिकार हैं वो व्यक्तिगत थे, कुछ सामाजिक भी थे, और वो नकारात्मक थे, यानी राज्यों को कुछ कार्य करने से रोकने के लिए भी मौलिक अधिकार थे। ठीक है, अच्छा, फिर भाग 4 है, ये बाध्यकारी नहीं है। ये वही बात वापस आ गई कि राज्य और सरकार द्वारा इनको उपलब्ध साधनों और परिस्थिति के अनुसार लागू किया जाएगा। ये राज्य के लिए क्या नहीं है, बाध्यकारी नहीं है। ठीक, इस पे केटी शाह का एक स्टेटमेंट याद रखना है। इन्होंने कहा कि ये एक ऐसा चेक है जो बैंक की उपलब्धता के आधार पर दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, बैंक की उपलब्धता के आधार पर दिया जाएगा। कहने का मतलब, बैंक में अगर उपलब्ध है करेंसी तभी वो चेक देगा, वरना चेक नहीं देगा। अर्थात राज्य और सरकार के पास अगर ऐसे संसाधन उपलब्ध हैं और परिस्थितियां उनके अनुसार हैं तो ही वो नीति निर्देशक तत्वों को लागू करेंगे, अन्यथा वो कोई बाध्य नहीं है। दोबारा देखो, नीति निर्देशक तत्वों का संबंध राज्य और सरकारों से है, नागरिकों का इनका कोई लेना देना नहीं है। इनकी प्रकृति सामूहिक एवं सकारात्मक है। भाग 4 है वो बाध्यकारी नहीं है, यानी ये राज्य और सरकारों द्वारा उपलब्ध संसाधन और परिस्थितियों के अनुसार लागू किया जाएगा। केटी शाह ने इस पर एक स्टेटमेंट दिया है कि यह एक ऐसा चेक है जो बैंक की उपलब्धता के आधार पर दिया जाएगा। ठीक है, आगे इन्हें आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। याद रखना, आयरलैंड का संविधान है 1937 में निर्मित है। कब बना?
आयरलैंड का संविधान 1937 में, ठीक। और 1937 के निर्मित आयरलैंड के संविधान से इन्हें लिया गया है, ठीक है, याद रखना। और आयरलैंड ने खुद ने कहाँ से लिया, तो आयरलैंड ने इसको लिया है स्पेन के संविधान से। कहाँ से? स्पेन से। यह आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। आयरलैंड ने खुद ने कहाँ से लिया है? स्पेन के संविधान से। भाग 4 को गांधीवादी भाग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गांधीवादी भाग भी कहा जाता है, ठीक। अनुच्छेद 40, 43, 46, 47 और 48 क्या है? गांधीवादी हैं, ठीक। आपके ये 43 और 47 हैं, इनको समाजवादी भी कहा जाता है। 43 समाजवादी है, 47 भी क्या है? समाजवादी भाग है। 48 है, इसको उदारवादी कहा जाता है, ठीक। पढ़ेंगे आगे अपन एक एक में क्या है इनमें, ठीक है। तो गांधीवादी अगर पूछे तो 40, 43, 46, 47 और 48 ये क्या है? गांधीवादी भाग है। नीति निर्देशक तत्व हैं वो, इनको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की अनोखी विशेषता कहा है, ठीक। याद रखना, भीमराव अंबेडकर ने इनको क्या कहा है? संविधान की अनोखी विशेषता कहा है। और टी कृष्णमाचारी ने इनके बारे में कहा है कि ये भावनाओं का क्या है? स्थायी कूड़ाघर है, ठीक है। याद रखना, एक बार दोबारा देखो, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। आयरलैंड का संविधान 1937 में निर्मित हुआ। आयरलैंड ने खुद ने कहाँ से लिए? स्पेन से लिए। अच्छा, भाग 4 है, इसको गांधीवादी भाग भी कहा जाता है, क्योंकि गांधी जी का सर्वाधिक प्रभाव संविधान के कौन से भाग पर है? भाग 4 पर है। और अनुच्छेद 40, 43, 46, 47 और 48 ये क्या है? गांधीवादी है। याद रखना, नीति निर्देशक तत्वों को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की एक अनोखी विशेषता कहा है। क्या कहा है? अनोखी विशेषता, याद रखना। और टी कृष्णमाचारी ने इन्हें भावनाओं का स्थायी कूड़ाघर नाम दिया है, ठीक है। चलिए आगे। पूर्व मुख्य न्यायाधीश सीजेआई ने नाम क्या है? MC छागला। MC छागला ने ये कहा कि अगर नीति निर्देशक तत्वों को लागू कर दिया जाए तो हमारा देश क्या हो जाएगा? स्वर्ग के समान हो जाएगा, यानी धरती पर स्वर्ग है उस जैसा बन जाएगा, ठीक है। कहते हैं ना कई बार कि धरती पर स्वर्ग, स्वर्ग का मतलब ये है कि किसी के साथ किसी तरह का कोई अन्याय नहीं हो, भेदभाव नहीं हो, कोई भूखा न सोए, सबको ज़रूरत की सारी चीज़ें मिले, तो वो सारी चीज़ें हैं वो हो जाएंगी अगर किनको लागू कर दिए जाए? नीति निर्देशक तत्वों को। और ये बात कौन कह रहे हैं? CJI, जो रिटायर्ड CJI हैं, MC छागला ने कही है, ठीक है, याद रखना। ग्रेनविले ऑस्टिन, इन्होंने मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों को संविधान की आत्मा कहा है। क्या कहा है? संविधान की आत्मा। अच्छा, संविधान की, सिर्फ संविधान की ऐसे प्रश्न आ जाए कि आत्मा किसे कहा जाता है, तो याद रखना प्रस्तावना को, ठीक। किसने कहा संविधान की आत्मा? ठाकुरदास भार्गव और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। फिर ये पूछ ले कि अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा या हृदय किसने कहा है, तो भीमराव अंबेडकर ने। और मूल अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा है वो किसने कहा? ग्रेनविले ऑस्टिन ने, ठीक है, याद रखना। फिर इसके बाद में देखो, मिनर्वा मिल्सवाद 1980, यानी नीति निर्देशक तत्व हैं वो सर्वोपरि हैं या मौलिक अधिकार या मूल अधिकार हैं वो उच्चतर हैं, इनको लेकर विवाद हुआ तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? पूरक हैं। नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार दोनों क्या हैं? एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है। वर्तमान में मौलिक अधिकार हैं वो नीति निर्देशक तत्वों से क्या हैं? ठीक है, वर्तमान में मूल अधिकार नीति निर्देशक तत्वों से उच्चतर है, ठीक है। दोबारा देखो एक बार, CJI MC छागला ने कहा कि अगर नीति निर्देशक तत्वों को लागू कर दिया जाता है तो हमारा देश धरती पर स्वर्ग के समान हो जाएगा। ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों संविधान की आत्मा हैं। मिनर्वा मिल्सवाद 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों को का पूरक बताया, यानी दोनों को एक दूसरे के, जैसे एक रथ के दो पहिए होते हैं उनके समान बताया। और वर्तमान में अगर स्थिति देखी जाए तो मौलिक अधिकार हैं वो नीति निर्देशक तत्वों की तुलना में ज़्यादा महत्व वाले हैं, ठीक है। अच्छा, चलिए आगे चलते हैं। फिर अनुच्छेद 36 में किसकी परिभाषा है? राज्य की।
और इसमें ये कहा गया है कि राज्य वही है जो संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 में बताया गया है। और अनुच्छेद 12 में आपको ये बताया गया है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र की विधायिका, राज्य की विधायिका, ठीक है, इसके अलावा जो स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं हैं, कुछ गैर सरकारी संस्थाएं हैं, जैसे मैंने बताया था LIC वगैरह, ONGC है, वो सारी किस में शामिल हैं? राज्य में। सारे केंद्र और राज्य के कर्मचारी सभी राज्य में शामिल हैं, ठीक। अनुच्छेद 37 में क्या है? 37 में ये कहा गया है कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू कैसे किया जाए, ठीक, उसके बारे में ही बताया गया है अनुच्छेद 37 में। इसके अलावा नीति निर्देशक तत्वों का अगर कोई पूछ ले कि इनका महत्व और प्रकृति है, वो कहाँ पर बताया गया है? तो अनुच्छेद 37 में बताई गई है, ठीक। इनका महत्व और प्रकृति के बारे में कौन से अनुच्छेद बताता है? अनुच्छेद 37। इसी में ये कहा गया कि ये वाद योग्य नहीं है। नीति निर्देशक तत्व याद रखना वाद योग्य नहीं है। कौन से आर्टिकल में कही गई ये बात? अनुच्छेद 37 में। फिर इसके बाद में अनुच्छेद 38 में ये कहा गया है कि राज्य लोक कल्याण हेतु ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगा जिससे सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की स्थापना हो। यानी कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं हो, सबको सामाजिक स्तर पर न्याय मिले, आर्थिक न्याय सबको एक समान मिले, और राजनीतिक न्याय के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं हो, ठीक। ये बात कौन से अनुच्छेद में कही गई? अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 36 क्या कह रहा है? राज्य की परिभाषा बताई गई है, और इसमें यह कहा गया है कि राज्य वही है जो भाग 3 के अनुच्छेद 12 में बताया गया है। 37 है, वो क्या कहता है? वो नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने संबंधी जो प्रावधान है उसमें, उसके बारे में बात कर रहा है। इसके अलावा इसी में ये कहा गया है कि नीति निर्देशक तत्वों का महत्व क्या है और इनकी प्रकृति क्या है। इसी अनुच्छेद में ये भी कहा गया है कि भाग 4 है वो वाद योग्य नहीं है। भाग 4 क्या है? वाद योग्य नहीं है। फिर अनुच्छेद 38 ये कहता है कि राज्य लोक कल्याण हेतु ऐसी सामाजिक व्यवस्थाओं का निर्माण करे जिससे सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की स्थापना हो सके और किसी के साथ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं। चलिए आगे। 38(2) है, ये 44वें संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया 1978 में, मोरारजी देसाई सरकार ने जोड़ा। और इसमें यह कहा गया है कि राज्य आय, अवसर, प्रतिष्ठा, ठीक, और सुविधाओं की असमानता मिटाने का प्रयास करे। यानी राज्य इस प्रकार की व्यवस्था लागू करे जिससे किसी के साथ आय को लेकर कोई असमानता नहीं रहे, सुविधाओं को लेकर नहीं रहे, अवसर को लेकर नहीं रहे, और प्रतिष्ठा को लेकर किसी तरह की कोई असमानता नहीं रहे, ठीक। फिर अनुच्छेद 39, और अनुच्छेद 39 में एक राज्य द्वारा अनुकरणीय कुछ तत्व हैं वो बताए गए। कौन कौन से? देखो, 39A में ये कहा गया है कि राज्य सभी महिला पुरुषों को आजीविका हेतु समान अवसर उपलब्ध करवाएगा, ठीक। याद रखना, महिलाएं एवं पुरुषों को आजीविका के समान अवसर उपलब्ध करवाने की बात कौन से अनुच्छेद में कही गई है? अनुच्छेद 39A में। 39B में ये कहा गया है कि राज्य सभी भौतिक संसाधनों पर इस प्रकार से नियंत्रण रखे कि सभी के हितों की पूर्ति हो सके। भौतिक संसाधनों पर नियंत्रण का मतलब क्या हुआ कि राज्य हैं किसी निजी व्यक्ति या निजी संस्था के हाथों में सारे भौतिक संसाधन है वो नहीं सौंप दे। इससे क्या होगा कि अगर निजी हाथों में निजी स्वामित्व अगर किसी को दे दिया जाएगा तो सभी लोगों को बराबर फायदा या बराबर मौके नहीं मिल सकेंगे। तो राज्य सभी भौतिक संसाधनों पर इस तरह से नियंत्रण करे कि उससे सभी के हितों की पूर्ति हो सके। ये बात कौन से अनुच्छेद में कही गई है? अनुच्छेद 39B, ठीक है। दोबारा देखो, 38(2) 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 से जोड़ा गया, और इसमें ये कहा गया कि राज्य आय, अवसर, प्रतिष्ठा और सुविधाओं की असमानता मिटाने हेतु प्रयास करे। 39 में राज्य के लिए कुछ अनुकरणीय तत्व बताए गए, और 39A में ये कहा गया कि राज्य महिला और पुरुषों को आजीविका के समान अवसर उपलब्ध करवाए, ठीक। 39B में ये कहा गया कि राज्य सभी भौतिक संसाधनों पर इस प्रकार से अपना नियंत्रण करे ताकि सभी के हितों की पूर्ति हो सके, ठीक है। आगे 39C, ठीक। 39C में ये कहा गया है कि राज्य इस बात का ध्यान रखे कि जो संसाधन हैं या जो संपत्ति अर्जित करने के साधन हैं उन पर
अहितकारी संकेंद्रण न हो। अहितकारी संकेंद्रण का मतलब हुआ कि किसी एक के पास ज़्यादा संपत्ति इकट्ठी नहीं हो जाए, किसी दूसरे के पास संपत्ति बिल्कुल पहुंच ही नहीं पाए। इस प्रकार से जो भी संसाधन है उनका केंद्रण या संकेंद्रण है वो नहीं होना चाहिए। राज्य इस बात को ध्यान में रखे, ठीक है। इसी को ध्यान में रखकर आपको बताओ 1971 में राजा महाराजाओं के प्रीवी पर्स वगैरह हैं उनको समाप्त किया गया, ठीक है। अच्छा, डी में ये कहा गया है कि सभी महिलाओं पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले। समान कार्य हेतु समान वेतन की व्यवस्था है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 39 डी पूछा जाता है समान कार्य के लिए समान वेतन, अनुच्छेद 39 डी में ये बात कही गई है। और इसके लिए 1976 में समान पारिश्रमिक अधिनियम है वो बनाया गया, ठीक है। फिर 39 ई में है कि महिला और बच्चों और कर्मकारों से बलात् श्रम पर रोक। बलात् श्रम पर रोक का मतलब ये हुआ कि अगर उनकी इच्छा नहीं है तो ज़बरदस्ती उनसे कोई काम है वो नहीं करवाया जाए। 39 ई में ये कहा गया। 39 एफ है वो 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के तहत जोड़ा गया और इसमें ये कहा गया कि बच्चों के सामाजिक और मानसिक विकास हेतु उन्हें गरिमामयी एवं स्वस्थ वातावरण है वो उपलब्ध करवाया जाए, ठीक। 39 एफ 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के तहत जोड़ा गया और इसमें ये कहा गया कि बच्चों के सामाजिक एवं मानसिक विकास हेतु उन्हें गरिमामयी और स्वस्थ वातावरण है वो उपलब्ध करवाया जाए। दोबारा देखो एक बार, अनुच्छेद 39 सी संपत्ति व उत्पादन के साधनों के अहितकारी संकेंद्रण पर रोक, ठीक है। डी में कहा गया कि महिला पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन और इसके लिए 1976 में समान पारिश्रमिक अधिनियम है वो बनाया गया। 39 ई है, इसमें महिला बच्चों और कर्मकारों से बलात् श्रम यानी ज़बरदस्ती उनसे काम करवाने पर रोक है। और एफ है 39 एफ, ये 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के तहत जोड़ा गया और इसमें यह कहा गया कि बच्चों के सामाजिक एवं मानसिक विकास हेतु उनको गरिमामय और स्वस्थ वातावरण है वो उपलब्ध करवाया जाए। आगे देखो, फिर 39 क है ये जोड़ा गया 42वें संवैधानिक संशोधन के तहत इंदिरा गांधी सरकार ने 1976 में जोड़ा और इसमें ये कहा कि स्पेशली कमज़ोर वर्ग के लिए समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाई जाए। राज्य को ये निर्देश दिए गए, राज्यों को ये सलाह दी गई कि राज्य इस प्रकार की व्यवस्था करे ताकि कमज़ोर वर्गों को न्याय है वो समान रूप से मिल सके और इनको निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध, यानी कमज़ोर वर्ग है वो न्यायिक सहायता अरेंज करने हेतु अगर सक्षम नहीं है तो उनको निःशुल्क न्यायिक सहायता विधिक सहायता है वो दी जाए, ठीक है। अनुच्छेद 40 में ये कहा गया कि राज्य पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना करे, ठीक है। और इसके लिए बाद में आपको पता है 73वां संवैधानिक संशोधन हुआ, कब हुआ? 1992 और लागू कब से हुआ? 1 अप्रैल 1993 से, ठीक, 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। तो अनुच्छेद 40 में पंचायती राज संस्थाओं की अवधारणा वो बताई गई है, ठीक है। इसके लिए बाद में 73वां संवैधानिक संशोधन किया गया। अनुच्छेद 41 में है कि राज्य लोक सहायता उपलब्ध करवाई। क्या उपलब्ध करवाई? लोक सहायता, जैसे बेकारी, बुढ़ापा, विकलांगता, निःशक्तता, ठीक है, बीमारी आदि में सहायता। आपकी जो विभिन्न प्रकार की पेंशन्स दी जाती हैं, विभिन्न पेंशन, ठीक, वो किस अनुच्छेद के दी गई हैं? अनुच्छेद 41, ठीक। एक बार दोबारा देखो, 39 क्या है? 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया और इसमें यह कहा गया कि कमज़ोर वर्ग को न्याय दिलाने के लिए राज्य समान न्याय की व्यवस्था लागू करे और साथ में अगर वो सक्षम नहीं है तो उन्हें निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाए। अनुच्छेद 40 में यह कहा गया कि राज्य पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना करे और ये भाग 4 में होने के कारण बाध्यकारी नहीं था, इस वजह से 73वां संवैधानिक संशोधन किया गया 1992 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने, और जो 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ, ठीक। अनुच्छेद 41 है, इसमें यह कहा गया कि राज्य लोक सहायता उपलब्ध करवाई। ये लोक सहायता है, ये सुविधा अनुसार उपलब्ध करवाई जाती है, यानी राज्य खुद अगर सक्षम नहीं है, इतनी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है तो ज़रूरी नहीं, लेकिन राज्य अपनी सुविधा अनुसार ज़रूरतमंद लोगों को लोक सहायता उपलब्ध करवाए
मान लो कोई विकलांग है तो उसको सहायता दे दे, इसी में आपकी विभिन्न प्रकार की पेंशन वगैरह है वो दी जाती है। ठीक है, अगला अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 में कार्यस्थल पर न्यायोचित एवं मानवोचित दशाओं की सुनिश्चितता है वो राज्य का दायित्व है। यानी राज्य इस बात का ध्यान रखे कि कार्यस्थल पर न्यायोचित और मानवोचित दशाओं की सुनिश्चितता, यानी इस प्रकार की दशाओं का निर्माण करे जो मानवोचित हों और न्यायोचित हों। ठीक है, इसी में आपके महिलाओं को प्रसूति सहायता और प्रसूति संबंधी अवकाश है वो इसी में है। और महिला प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम है वो कब बनाया गया? 1961 में। ठीक है, अच्छा, ये जो प्रसूति अवकाश है, अगर जैसे मान लो कोई पुरुष है, उसकी पत्नी है, बच्चे को जन्म देते ही अगर वो उनकी किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो वो पुरुष है उसको भी ये अवकाश और ये सहायता अवकाश है उपलब्ध करवाया जा सकता है, क्योंकि उस बच्चे को पालने के लिए भी तो कोई ना कोई चाहिए। तो ऐसी स्थिति में याद रखना ये चीज़। अनुच्छेद 43। ठीक है, 43 में राज्य सभी कर्मकारों को निर्वाह योग्य मजदूरी, निर्वाह योग्य का मतलब न्यूनतम मजदूरी, ठीक, वो उपलब्ध करवाए। ठीक है, और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दे, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दे। याद रखना, कथन वाले प्रश्नों में, मिलान वाले प्रश्नों में ऐसी चीज़ें आ सकती हैं। और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है वो कब बनाया गया? 1948 में। ठीक है, दोबारा देखो एक बार, अनुच्छेद 42, कार्यस्थल पर न्यायोचित और मानवोचित दशाओं की सुनिश्चितता हो। इसके अलावा महिलाओं को प्रसूति सहायता और अवकाश है वो कौन से अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? अनुच्छेद 42। प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम है वो कब बनाया गया? 1961 में। अनुच्छेद 43 ये कहता है कि राज्य सबको न्यूनतम मजदूरी है वो उपलब्ध करे, कम से कम इतनी मजदूरी जिनसे उनका जीवन यापन हो सके। और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है वो कब बनाया गया? 1948 में। ठीक है, अनुच्छेद 43 क 43 क है, ये 42वें संवैधानिक संशोधन से जोड़ा गया। 42वां संवैधानिक संशोधन कब हुआ? 1976 में। ठीक, और इसमें यह कहा गया है कि राज्य उद्योगों के प्रबंधन में, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भूमिका है उसको बढ़ाए। यानी उद्योगों के प्रबंधन में जो कर्मचारी हैं, जो मजदूर हैं, उनकी भूमिका को बढ़ाए। ठीक है, 43 ख है, इसमें यह कहा 97वें संवैधानिक संशोधन 2011 के तहत जोड़ा गया। ठीक, और सहकारिता को बढ़ावा। अगर प्रश्न पूछ ले, सहकारी समितियों की स्थापना, सहकारी समितियों की स्थापना का प्रावधान है वो कब से किया गया? तो 2011 से। कौन सा संवैधानिक संशोधन था? 97वां। ठीक, अनुच्छेद 43 ख के तहत। ठीक है, फिर अनुच्छेद 44 में है समान नागरिक संहिता। ठीक, राज्य सब के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करे, इसको बोलते हैं इंग्लिश में यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक, यानी राज्य इस बात का ध्यान रखे कि वो जो कानून लागू कर रहा है वो सबके लिए क्या हो? एक समान हो। ठीक, दोबारा देखो एक बार, 43 क है वो 42वें संवैधानिक संशोधन से जोड़ा गया 1976 में। और इसमें ये कहा गया कि उद्योगों के प्रबंधन में राज्य कर्मकारों की भूमिका है उसको बढ़ाए। ठीक, अच्छा, 43 ख है, ये कब जोड़ा गया? ये 2011 में 97वें संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया। और इसमें सहकारिता को बढ़ावा देते हुए सहकारी समितियों की स्थापना है वो की गई। ठीक, अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता के बारे में प्रावधान है। ठीक, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, और जो मुस्लिम धार्मिक लॉ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है, वो इसका एक तरह से क्या है? अपवाद है। ठीक है, फिर अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45, इसमें ये कहा गया कि 6 वर्ष तक के बच्चों हेतु, कितने वर्ष तक के बच्चों हेतु? 6 वर्ष तक के बच्चों हेतु प्रारंभिक शैशवावस्था की देखरेख, उनके पोषण की व्यवस्था और उनकी प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था है वो राज्य करे। राज्य को ये सुझाव दिया गया कि जो 6 साल तक के बच्चे हैं उनका स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा, उनके पोषण का वो ध्यान रखें। ठीक, अनुच्छेद 46 ये कहता है कि राज्य अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक कल्याण की व्यवस्था करे। ठीक, जो कमजोर वर्ग है
अनुसूचित जाति है, जनजाति हैं या जो अन्य कमज़ोर वर्ग हैं, उनके शैक्षणिक और आर्थिक कल्याण की व्यवस्था है वो राज्य करे। कौन से अनुच्छेद में कही गई ये बात? अनुच्छेद 46। और साथ में इन्हें सामाजिक शोषण से सुरक्षा प्रदान करे। ठीक है। फिर अनुच्छेद 47 में ये कहा गया है कि राज्य पोषाहार, जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य में सुधार, ठीक, राज्य लोक स्वास्थ्य में सुधार का प्रयास करे, जीवन स्तर में सुधार का प्रयास करे और पोषाहार है वो उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करे और साथ में मादक पदार्थों पर भी रोक लगाए। ठीक, मादक पदार्थों पर रोक लगाना ये भी राज्य का क्या एक दायित्व है। ठीक, तो मादक पदार्थों के सेवन से भी कई घर हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। ठीक है, आपको भी इन सब से बचना चाहिए। देखो अनुच्छेद 45, 6 वर्ष तक के बच्चों हेतु प्रारंभिक शैशवावस्था की देखरेख, पोषण और प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान राज्य करे। अनुच्छेद 46 में ये सुझाव दिया गया राज्य और सरकारों को कि वो अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों हेतु शैक्षणिक और आर्थिक कल्याण की व्यवस्था करे और इन्हें सामाजिक शोषण से सुरक्षा प्रदान करे। अनुच्छेद 47 में ये कहा गया है कि राज्य पोषाहार, जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य पर ध्यान दे और साथ में अगर ज़रूरत हो तो मादक पदार्थों पर भी नियंत्रण करे, उन पर रोक लगाए। अनुच्छेद 48 में ये कहा गया है कि कृषि एवं पशुपालन में आधुनिक तकनीक का प्रयोग करें, यानी आधुनिक और वैज्ञानिक तकनीक के प्रयोग से कृषि और पशुपालन है उसमें नस्ल सुधार और पैदावार है उसमें बढ़ावा। इसके अलावा गोवंश और अन्य दुधारू पशुओं के वध पर भी रोक लगाई। ठीक है, अनुच्छेद 48 ये कहता है कि राज्य इस प्रकार की व्यवस्था करे जिससे कृषि और पशुपालन में उन्नत और आधुनिक तकनीकों का प्रयोग हो सके, जिससे पैदावार बढ़ेगी और नस्लों में सुधार होगा। साथ में गोवंश पर और अन्य जो दुधारू पशु हैं इनके वध पर क्या लगाई जाए? रोक लगाई जाए। ठीक है, 48 के ये 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। ठीक है, और इसमें ये कहा गया कि राज्य का ये दायित्व है कि पर्यावरण का संरक्षण करे और उसका संवर्धन करे, यानी पर्यावरण है उसको बढ़ाए और उसका संरक्षण करे, साथ ही वन और वन्य जीवों की रक्षा करे, उनका भी संरक्षण और संवर्धन करे। दोबारा देखो अनुच्छेद 48, कृषि एवं पशुपालन में आधुनिक तकनीक का प्रयोग करें, इनकी नस्ल और उत्पादन में सुधार के प्रयास करें, साथ में गोवंश और अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाए। 48 क है इसको 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया और इसमें ये कहा गया कि राज्य पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का प्रयास करे, साथ में वन और वन्य जीवों की भी रक्षा राज्य का दायित्व है। ठीक है, अनुच्छेद 49 ये कहता है कि राज्य का दायित्व है कि वो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और इमारतों की सुरक्षा करे। और ठीक, यानी अनुच्छेद 49 कहता है कि राज्य राष्ट्रीय महत्व की जो स्मारक स्थान हैं, इमारतें हैं, उनका संरक्षण करे। अनुच्छेद 50 ये कहता है कि राज्य लोक सेवाओं के संबंध में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखने का प्रयास करे। ठीक, याद रखना इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। किस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि कार्यपालिका को या न्यायपालिका से अलग रखा जाए, या न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने वाला अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 50। ठीक है, अनुच्छेद 51 में ये कहा गया है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देगा। ठीक है, ये नहीं कि वहाँ पर माहौल है वो खराब करे, लड़ाई झगड़ा करे, अन्य राष्ट्रों से सौहार्दपूर्ण संबंध बनाएगा। ठीक, अन्य जो पड़ोसी राष्ट्र हैं उनसे मैत्रीपूर्ण संबंध रखेगा, अंतर्राष्ट्रीय संधियों का सम्मान करेगा। ठीक, जैसे जिनेवा संधि है। इसके अलावा अगर ज़रूरत पड़ेगी तो क्या करेगा? मध्यस्थता करेगा। ये नहीं कि पाकिस्तान और चीन अगर लड़ रहे हैं तो भारत किसी एक का पक्ष लेगा, अरे कहा भाई ठीक है इसको जचा दे, ऐसा नहीं, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर मध्यस्थता करेगा, ये दोनों में शांति व्यवस्था का प्रयास करेगा। ठीक है, ये कहा गया अनुच्छेद 51 में। दोबारा देखो एक बार, अनुच्छेद 49 में कहा गया है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों, इमारतों का संरक्षण राज्य का दायित्व है। अनुच्छेद 50 ये कहता है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखने का प्रयास करेगा, स्पेशली लोक सेवाओं के संबंध में। और अनुच्छेद 51 ये कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना राज्य का दायित्व है।
राज्य अन्य राष्ट्रों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध रखेगा और अंतर्राष्ट्रीय संधियों का सम्मान करेगा, उनका पालन करेगा और ज़रूरत पड़ने पर दो राष्ट्रों के बीच में क्या कर सकता है, मध्यस्थता भी कर सकता है। ठीक है, तो ये थे नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, बाकी अपन कल पढ़ेंगे आगे मूल कर्तव्य। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ।